हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकल नारायण, आपका मैथमेटिक मेंटर इजीली मैं आपका स्वागत करता हूं। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे सर? यहाँ पर हम वन शॉट को कवर कर रहे थे और क्लास 12 का जो चैप्टर 1 था, कौन सा चैप्टर 1 का नाम क्या था? रिलेशन एंड फंक्शन, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर हमने क्या देखा था? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखा था। उसके बाद हमने मैट्रिक्स या फिर मैट्रिसेस को थर्ड नंबर वाला चैप्टर क्लास 12 एनसीईआरटी का कवर किया। फिर हमने डिटरमिनेंट्स कवर किया, ठीक है भाई। फिर फिफ्थ नंबर चैप्टर का नाम क्या था सर? फिफ्थ नंबर चैप्टर का नाम था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वो हमने कवर किया था। और उसके बाद हमने सिक्स नंबर का चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये भी कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने सेवन नंबर का जो हमारा चैप्टर था इंटीग्रल्स, उसे कंप्लीट किया था। फिर हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जो एट्थ नंबर का हमारा चैप्टर है उसे कंप्लीट किया। और नाइन्थ नंबर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा था, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन की सारी चीज़ें मैंने आपको लगभग पढ़ा दी थी। और उसके बाद फिर हमने क्या देखा था सर? उसके बाद हमारा जो लास्ट लेक्चर अभी तक था, है ना, टेंथ नंबर का चैप्टर था वो वेक्टर अलजेब्रा। आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी का 11 नंबर का चैप्टर, कौन सा? 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, यहाँ लिखा हुआ है ना, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, आज वो हम कवर करने वाले हैं। सो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक जुड़े रहना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी चीज़ आपको कवर करूँगा। क्लास 12 एनसीईआरटी से पूरे कॉन्सेप्ट रहेंगे, क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के रहेंगे, एग्जाम्पल भी जो मैं लेने वाला हूँ वो भी एनसीईआरटी के रहेंगे, थ्योरी और सारी चीज़ें एनसीईआरटी की कवर होने वाली है। सो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ना, आगे बढ़ते। यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन, तो पहले समझते कि 3 डायमेंशनल जियोमेट्री है क्या। 3 डायमेंशनल जियोमेट्री है क्या? अब देखो 3 डायमेंशनल मतलब 3D, 3 डायमेंशनल मतलब 3D। 3D में हम चीज़ों को फिगर आउट करेंगे, फिगर बनाएंगे। जैसे मान लो कि 2 लाइन है ना, 2 लाइनें, वो है 3D में। अब जब वो 2 लाइन 3D में है तो वहाँ से एक प्लेन पास हो जाएगा, उस 2 लाइन से एक प्लेन पास होगा। तो उस प्लेन से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टी है कि वो प्लेन जो है वो एक्स वाई प्लेन के साथ कितना एंगल बनाएगा, या फिर कोई और प्लेन आप ले सकते हो, जेड वाई प्लेन, जेड एक्स प्लेन, उसका कितना एंगल बनाएगा, सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। और जो 2 लाइन थी उन दोनों के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस होगी वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। डायरेक्शन रेशो, वेक्टर अलजेब्रा हमने डायरेक्शन रेशो वाली चीज़ देखी थी, वो फिर से यहाँ पर आएंगी, है ना। डायरेक्शन रेशो फिर से घूम फिर के 3D में भी आने वाला है। सो डायरेक्शन रेशो यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। इसे कई ऑथर्स है ना डायरेक्शन रेशो को डायरेक्शन नंबर भी बोलते हैं ना, तो ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना। अगर आप कोई रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो, मैं नाम नहीं बोलूँगा किसी भी रेफरेंस बुक का, कोई भी रेफरेंस बुक आप अगर लगा रहे हो तो वहाँ पर कई बार क्या होता है, डायरेक्शन रेशो की जगह डायरेक्शन नंबर लिख देते हो, बच्चे रहते हैं कन्फ्यूज की, ये चीज़ तुमने पढ़ी नहीं है। तो डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन नंबर दोनों एक ही है ना। डायरेक्शन नंबर में आप सेम डायरेक्शन रेशो वाली सारी की सारी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम 2 पैरेलल लाइन के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस, डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन, सारी चीज़ हम फाइंड करना सीखेंगे। उन दोनों के बीच में रिलेशन बनाना सीखेंगे, उन दोनों के बीच में एंगल कैसे फाइंड करना है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको आइडिया हो गया होंगे। यहाँ पर 3D के साथ वेक्टर चलने वाला है। वेक्टर का वैसे इतना इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर, लेकिन वेक्टर की चीज़ें यहाँ पर यूज़ होंगी ना। तो 3D के साथ चीज़ों को हम यहाँ पर फिगर आउट करेंगे। 3D मतलब ये नहीं कि मैं आपको एरिया फाइंड करना सिखाऊँ, नहीं, वो एरिया वाला अलग है, एरिया वाली चीज़ें अलग है। यहाँ पर उसके अलावा जो चीज़ें बच जाती है ना, वो यहाँ पर हम कवर करने वाले। देखिए समझिए, मान लीजिए कि आपके पास, मैं क्या बोलूँ इसे, बॉक्स बोल दूँ? कौन सा बॉक्स दिख रहा है? रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है ना ये। तो मान लीजिए आपके पास बॉक्स है वो 3D में। अब आप क्या बोलोगे कि सर मान लेते हैं कि यहाँ ओरिजिन से इस P पॉइंट पर एक वेक्टर जा रहा है, ठीक है, P पॉइंट पर एक वेक्टर जा रहा है। अब क्या हो रहा है सर कि यहाँ पर ये जो वेक्टर है ना, ये यहाँ पर ये जो एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है सर? अल्फा एंगल बना रहा है। वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है सर? बीटा एंगल बना रहा है। और जेड के साथ गामा एंगल बना रहा है ये। तो ये क्या होंगे? डायरेक्शन एंगल होंगे ना। क्या होंगे? डायरेक्शन एंगल होंगे। अब यदि मैं इसके साथ कॉस को लिख दूं तो देखो एंगल क्या होंगे, डायरेक्शन एंगल क्या होंगे? डायरेक्शन एंगल क्या क्या होंगे? तो आप बोलोगे सर डायरेक्शन एंगल पहला तो अल्फा निकला, फिर बीटा निकला, फिर गामा निकल गया। ठीक है भैया, अल्फा बीटा गामा ये आ गए। फिर सर यदि हम इसके साथ कॉस को लिख दे तो, ठीक है, लिख के देखते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ठीक है सर, ये हो गया। तो ऊपर वाला क्या था सर? वो डायरेक्शन एंगल था। नीचे वाला डायरेक्शन, और ये क्या है?
कॉस को क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, कोसाइन क्या बोलते हैं, कोसाइन। तो क्या हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन एंगल। समझ में आया। देखो चीज़ों को ऐसे याद नहीं करना, रटना बिल्कुल नहीं है, चीज़ों को जितना आप आसान करोगे उतना आपके लिए आसान होगा। तो ये क्या बन गए सर, नीचे वाले बन गए डायरेक्शन कोसाइन एंगल। ऊपर वाले डायरेक्शन एंगल थे, नीचे वाला डायरेक्शन कोसाइन, कोस उसके साथ ऐड कर दिएगा, उसे हम ट्रिग्नोमेट्री में कोसाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर बन गया कोसाइन। डायरेक्टर एंड कोसाइन एंगल क्या होंगे सर, एक्स एक्स के साथ कॉस अल्फा बनेगा, वाई के साथ कॉस बीटा बनेगा, एंड जेड एक्सिस के साथ कॉस गामा बनने वाला है ना। आई होप इतनी चीज़ें तो आपकी क्लियर हो गई होंगी। आसानी था भाई, अभी तक जितना मैंने पढ़ा है वो तो बहुत आसानी था। आगे बढ़ते हम। हाँ एक चीज़ और, तो ये मान लो क्वेश्चन में बोल दिया है कि डायरेक्शन नंबर फाइंड करो, डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन एंगल फाइंड करो, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। सॉरी डायरेक्शन नंबर अलग है, ये डायरेक्शन एंगल है। तो डायरेक्शन एंगल आप निकाल सकते हो, कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री 30 डिग्री। और वो बोलता है डायरेक्शन कोसाइन एंगल फाइंड करो, तो ये वाले फॉर्मूला आप अप्लाई करके डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब इस फॉर्मूले को आगे किस तरीके से लिखा जाता है ना, जैसे कॉज अल्फा को फाइंड करने की एक प्रोसेस होगी, बिल्कुल होगी, और अल्फा को फाइंड करने में एक प्रोसेस होगी। सारी चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी करवाऊंगा उसके ऊपर है ना मैं, उन सारी चीज़ों को हम आगे देखने वाले। यहां समझिए क्या बोला गया है, एनी थ्री नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन आर कॉल्ड द डायरेक्शन रेशो। उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन रेशो कहेंगे ऑफ द लाइन। इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन, एल एम एन क्या है, उन्होंने बोल दिया डायरेक्शन कोसाइन है। सर हमने तो डायरेक्शन कोसाइन पढ़ा था, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, वही है भाई। बस मैथमेटिशियन क्या होता है, बहुत आलसी होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे एल इजिकल टू कॉस अल्फा, वही है। एल मतलब कॉस अल्फा, एम मतलब कॉस बीटा, एन मतलब कॉस गामा। इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन एंड ए बी सी आर डायरेक्शन रेशो। ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशो है ऑफ अ लाइन। ये क्या है, डायरेक्शन रेशो है ऑफ अ लाइन। तो आप क्या बोलोगे, देन ए इज इक्वल टू लेम्बडा टाइम्स ऑफ एल, B is equal to lambda times of M and C is equal to lambda times of N। अब देखिए ये कैसा है, any three number which are proportional to direction cosine of a line are called direction ratio। तो यहां पर आपको मिल रहा है A is equal to lambda times of L। ठीक है सर, अब एक काम करो ना, आप L को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। ठीक है सर, A को यदि हम L को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा A डिवाइडेड बाय L, और ये किसके इक्वल हो जाएगा सर, लेम्बरा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है भैया, पहला रिजल्ट तो आपको ये मिल गया, लेम्बरा की अपने यहाँ से वैल्यू फाइंड कर ली। सेकंड वाले में सर B इज इक्वल टू लेम्बरा टाइम्स ऑफ N है, सॉरी M, N नहीं M है ना, तो B इज इक्वल टू लेम्बरा टाइम्स ऑफ M है। अब M को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा B डिवाइडेड बाय M इज इक्वल टू L। एक्चुअली यहाँ पर लेम्बरा था और मैंने यहाँ पर लेम्बरा टाइम्स ऑफ एम था और लेम्बरा की जगह मैंने एल लिख दिया था, तो इसे आप करेक्ट करना। बी इज इक्वल टू लेम्बरा टाइम्स ऑफ, देखो फिर लेम्बरा बोल रहा हूँ और एल लिख दे रहा हूँ। एम को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर बचा लेम्बरा, तो सर बी डिवाइडेड बाय एम का जो रेशो है वो लेम्बरा के इक्वल आ रहा है। और सबसे लास्ट वाले को हम एक बार चेक कर लेते हैं, सी इज इक्वल टू हमें गिवन है लेम्बरा टाइम्स ऑफ एन, ये स्मॉल सी है ना। अब हम क्या करेंगे, एन को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, ये आ गया, ये वैल्यू आ गई। लेम्बरा मतलब ए डिवाइडेड बाय एल, बी डिवाइडेड बाय एम एंड सी डिवाइडेड बाय एन किसके इक्वल होगा, लेम्बरा के इक्वल होगा। इन तीनों का जो रेशो आने वाला है वो एक फिक्स्ड कांस्टेंट होने वाला है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो सर, इसे तो हम लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय एम इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू लेम्बरा, ये लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, यदि मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ सर, तो मेरा मन कर रहा है इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ। ठीक है सर, ये हो जाएगा एल डिवाइडेड बाय ए, एम डिवाइडेड बाय बी, एन डिवाइडेड बाय सी, और ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय लेम्बरा। लेम्बरा ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, उसको यदि मान लो कि 1 को हम उस कांस्टेंट से डिवाइड कर तो क्या मिलेगा सर, एक और नया कांस्टेंट मिल जाएगा। तो एक काम करो, उसे नाम दे दो के। जरूरी नहीं कि आप कुछ और भी नाम दे सकते हो, उसको नाम दे दो पी, क्यू दे दो नाम, उसको आर दे दो नाम, आपकी मर्जी है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पर जो चीज़ मैंने पहले आपको आते से बोली थी वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई। क्या बोला गया है
सम ऑथर ऑल्सो कॉल डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो क्या करते हैं कुछ ऑथर्स? एज डायरेक्शन नंबर, मतलब डायरेक्शन नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कई रेफरेंस बुक में आपको डायरेक्शन रेशो की जगह डायरेक्शन नंबर लिखा हुआ दिख जाएगा, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन मतलब क्रिएट मत कर देना कि ये चीज़ हमने पढ़ी ही नहीं है, फिर हमें पढ़ाई नहीं गई है। भाई कुछ नहीं, डायरेक्शन नंबर और कुछ नहीं, डायरेक्शन रेशो ही है, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ देखिए क्या बोला गया है, ये वही वाली चीज़ जो हम अभी देख कर है ना। लेट ए बी सी क्या है सर? डायरेक्शन रेशो है, ठीक है भाई, ऑफ अ लाइन एल, एम एंड विद द डायरेक्शन कोसाइन। एम एन क्या है? एल एम एन क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है। देन एल डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय सी। किसके इक्वल होगा सर? एक फिक्स्ड कांस्टेंट के इक्वल होगा। और ये रिजल्ट हमने यहाँ पर भी निकाला था, ये देखिए, ये रिजल्ट को इन्होंने यहाँ पर लिख दिया। ये हो गया, हाँ सर ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, एल डिवाइड बाय ए किसके इक्वल है? के इक्वल। देखो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, एल डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय सी। किसके इक्वल है सर? लेम्बरा के इक्वल है। या फिर आप इसको कोई और फिक्स कॉन्स्टेंट बोल सकते हो। यहाँ पर सर उन्होंने के यूज़ करा है, इसलिए हम के यूज़ कर लेंगे। पहला केस क्या बनेगा सर? पहला केस ये बनेगा कि एल डिवाइडेड बाय ए के इक्वल है, यही बनेगा ना पहला केस। हाँ सर ये बन गया। तो यहां से मुझे एल की वैल्यू निकाल के दे सकते हो? हाँ सर एल की वैल्यू हो जाएंगी ए टाइम्स ऑफ के, ठीक है, ए टाइम्स ऑफ के हो गई। केस 2 बताओ सर, केस 2 में क्या होगा कि एम डिवाइडेड बाय बी के इक्वल होगा। सो एम की वैल्यू क्या हो जाएंगी सर? बी के इक्वल हो जाएंगी। केस 3 तो आप आसानी से बना सकते हो सर, केस 3 एन डिवाइडेड बाय सी के इक्वल है, तो एन की वैल्यू सी के इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, ये भी चीज हो गई। तो यहाँ पर आपको एल एम एन की वैल्यू मिल गई, ठीक है भाई। और एक बात बताओ, वेक्टर अलजेब्रा में हमने क्या पढ़ा था सर? वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा था कि जो डायरेक्शन कोसाइन उसके यदि पावर 2 कर दे हम और इन तीनों को ऐड कर दे तो हमें क्या मिलता है? 1 के इक्वल मिलता है, ठीक है भाई, ये आपने पढ़ा था ना। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ उसे, मैं क्या बोला था मैंने सर? डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है भैया, डायरेक्शन कोसाइन ये रहा, इनकी पावर 2 करना है, ठीक है, पावर 2 कर देते हैं और इन तीनों को ऐड कर देना है। किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। सर एक मिनट, कोस अल्फा को तो हम एल बोलते हैं, इसे एम बोलते हैं, इसे एन बोलते हैं, तो एक काम करते हैं ना, इसे इस फॉर्म में भी तो लिखा जा सकता है। हाँ भैया ये भी लिखा जा सकता है, यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। सर अब क्या करना है? तो भैया आपको यहाँ पर क्या करना है, एल एम एन की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है। सर उससे क्या होगा? देखो बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो, फॉर्मूला बनने वाला है कि कॉस अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, कॉस बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, कॉस गामा की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलो ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एल की वैल्यू क्या है सर? एल की वैल्यू आ गई थी हमारे पास ए टाइम्स ऑफ के, ठीक है, ए टाइम्स ऑफ के यहाँ पर पुट कर दो। एम की वैल्यू सर बी टाइम्स ऑफ के इक्वल थी, बी टाइम्स ऑफ के, और एन की वैल्यू सर सी टाइम्स ऑफ के इक्वल थी, सी टाइम्स ऑफ के आपने पुट कर दिया। यहां पर क्या करेंगे सर? ब्रैकेट ओपन कर देंगे, और जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा? पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मैं क्या करूंगा सर? यहाँ पर आप के पावर 2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर ये जो ब्रैकेट वाले टर्म से इसे राइट हैंड साइड में भेज दो। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, ये हमने कर दिया। सर के की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ तो के पावर 2 था। अब क्या करेंगे? तो भैया अब हम क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, बोथ साइड हमने स्क्वायर रूट ले लिया। क्या होगा उससे? तो एक बात बताओ, ये प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी होंगी तो लिख लेना है ना इसको। मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ m पावर 2 यदि लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? मॉड m लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा प्लस माइनस m के इक्वल। सेम प्रॉपर्टी में यहाँ पर अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मॉड के, और मॉड के को हम क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस के, और राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि वो भी तो एक पावर है ना।
पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। ये हो गया। प्लस माइनस को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये आ गया आपके पास k की वैल्यू। अब आपके पास k की वैल्यू आ गई है और आपके पास l m n थे, ठीक है, तो ये k की वैल्यू को भैया वहाँ पुट कर दो तो l m n की वैल्यू आ जाएगी। सर उससे क्या होगा, अरे l क्या था, कॉज अल्फा, तो कॉज अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है, हम करते हैं। l इज इक्वल टू क्या था सर, a टाइम्स ऑफ k था, यही था ना, एक बार चेक कर लीजिए। l इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ k, m इज इक्वल टू b टाइम्स ऑफ k, n इज इक्वल टू c टाइम्स ऑफ k के इक्वल है। ठीक है भाई, ये हो गया। तो यहाँ से l की वैल्यू क्या आ जाएंगी सर, a एज इट इज, k की वैल्यू तो अभी हमने फाइंड करी है, क्या ये k की वैल्यू सर प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये आ गई। m की वैल्यू b, k की वैल्यू क्या फाइंड की थी सर, ये वैल्यू आई थी, तो जहाँ जहाँ k दिख रहा है वहाँ पुट करते जाइए। ये आ गया आपके पास। अब आप क्या करोगे सर, यहाँ पर हम न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन कर देंगे, सो l इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस a डिवाइड बाई स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो भैया ये l फाइंड करने का फॉर्मूला आपको मिल चुका है। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे m के लिए, ये हो जाएगा प्लस माइनस b डिवाइड बाई स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और सेम प्रोसेस यहाँ पर फॉलो कर देंगे, तो प्लस माइनस सी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, एल क्या है सर, ये कॉज अल्फा के इक्वल है, क्या है, कॉज अल्फा के इक्वल है। सो क्या मिल गया आपको, डायरेक्शन कोसाइन, क्या मिल गया, डायरेक्शन कोसाइन मिल गया। एम सर कॉस बीटा के इक्वल, कॉस गामा के इक्वल, ये आपके पास वैल्यू आ गई। गामा कुछ ज़्यादा भी बड़ा बन गया है, ऐसे होता है ना, वाई तो नहीं दिख रहा है, चलो मैं फिर से बनाता हूँ इसको ना, मुझे तो वाई दिख रहा है ये थोड़ा सा, तो आप बोलोगे सर कॉस गामा। अब ठीक है, समझ लेना गामा ही है ना, अगर वाई भी दिख रहा है तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल गए। अगर आपको डायरेक्शन रेशो की वैल्यू गिवन है तो आप डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले यहाँ पर बन गए, वो यही चीज़ यहाँ पर इन्होंने लिखी भी थी। देखो के की वैल्यू आ गई, ठीक है सर के की वैल्यू आ गई, हमने डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लिए, और हाँ ये रहे डायरेक्शन कोसाइन, ये चीज़ को उन्होंने यहाँ पर लिखा था। एल यहाँ पर किसके इक्वल है, चलो मैं लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा, वैसे तो मैंने वहाँ पर लिख दिया है, लेकिन एल यहाँ पर कॉज अल्फा के इक्वल है, एम यहाँ पर कॉज बीटा के इक्वल है, एंड एन कॉज गामा के इक्वल है। ये आपको वैल्यू मिल गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया, अगर आपके पास डायरेक्शन रेशो है तो। अब अगर क्वेश्चन आता है इस पर बेस्ड तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ देखिए क्या बोला गया है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। अब देखो 2 पॉइंट आपके पास है, अब 2 पॉइंट है तो आप क्या बोलोगे सर 2 पॉइंट है हमारे पास, तो एक काम करते हैं ना 2 पॉइंट को मिला देंगे तो क्या बनेगा भैया, सर 2 पॉइंट को हम मिला देंगे तो हमको तो लाइन मिलेंगी, यही होगा ना। देखो 2 पॉइंट है, यहाँ बना देता हूँ, एक पॉइंट ए ये रहा, एक पॉइंट बी ये रहा। अब मैं बोलूँ कि भैया इन दोनों को मिला दीजिए तो क्या बन रहा है सर, लाइन बन रही है। लेकिन सोच के देखो, अगर मैं वो लाइन, ये बन गई लाइन, उससे एक प्लेन पास हो सकता है, हाँ सर प्लेन पास हो सकता है। सेम सिनेरियो यहाँ बन रहा है सर, प्लेन पास हो रहा है। पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर, पी के कोऑर्डिनेट लिख दीजिए x1 y1 z1, ये लिख दिया। ठीक है भैया मैंने लिख दिए x1 y1 एंड z1। क्या आप मुझे क्यू के कोऑर्डिनेट बता सकते हो, हाँ सर वो आ जाएंगे x2 y2 एंड z2। ठीक है भैया हमने ये लिख दी। यदि आपके पास 2
कोऑर्डिनेट गिवन उसके जो सॉरी 2 पॉइंट गिवन उसके कोऑर्डिनेट गिवन आपको, ठीक है, कोऑर्डिनेट तो लिखे x1 y1 z1 x2 y2 z2, तब हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर ये समझने वाली चीज़ है। देखो यहाँ पर सिनेरियो कुछ इस तरीके से बन सकता है, डायरेक्शन कोसाइन, पहले तो उन्होंने एंगल फाइंड किया, डायरेक्शन एंगल, फिर यदि इसको कोसाइन से मल्टीप्लाई कर दे या फिर सॉरी मल्टीप्लाई नहीं कोसाइन ले लें उनका हम एंगल का, तो हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे, उसकी यहाँ पर प्रोसेस लिखी हुई है। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P और Q, P के कोऑर्डिनेट हमने क्या लिए थे x1 y1 z1 एंड Q के कोऑर्डिनेट हमने लिए थे x2 y2 z2, ये दोनों कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर सेम लिए गए। कैसे फाइंड करोगे सर, कॉज अल्फा की वैल्यू हो जाएंगे x2 माइनस x1 डिवाइड बाय PQ। अब PQ क्या है, x2 माइनस x1 तो सर हम कर लेंगे, x2 मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट x का, ये वाला कोऑर्डिनेट x का, ये वाला कोऑर्डिनेट, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, वैल्यू आ गई। PQ क्या है सर, PQ जो है वो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, क्या है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। सेम y का सर सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय PQ, z2 माइनस z1 डिवाइड बाय PQ। PQ क्या है सर, P और Q क्या है, P कोऑर्डिनेट से लेकर Q कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस है, और देखो यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, एक मिनट आगे पहुँच गए थे हम, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 होल पावर 2 प्लस z2 माइनस z1 होल पावर 2। अरे 2D में करते थे ना सेम फॉर्मूला, सेम 3D में अप्लाई कर देना, 3 पॉइंट से मतलब 3 कोऑर्डिनेट, वहाँ 2 कोऑर्डिनेट हुआ करते थे, यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट है। सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब ये है आपका डायरेक्शन कोसाइन, ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, x के लिए फाइंड कर रहे थे, x का डायरेक्शन कोसाइन कॉज अल्फा। ये क्या है, ये भी सर डायरेक्शन कोसाइन है, y के लिए फाइंड कर रहे हैं कॉज बीटा। ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन किसके लिए फाइंड कर रहे हैं सर, z के लिए कॉज गामा। कॉज अल्फा, कॉज बीटा एंड कॉज गामा, PQ की वैल्यू भी यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया क्वेश्चन आ गया, तो अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा है ना उस पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास है, उस क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो पूरा ध्यान प्लीज़ आप बोर्ड पे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है इफ़ अ लाइन मेक्स, एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। लाइन जो है वो एंगल बना रही है 90 डिग्री और 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो मुझे बताओ अगर 90 डिग्री की मैं बात करूँ तो सर ये क्या है, अल्फा की वैल्यू, 60 डिग्री सर ये बीटा की वैल्यू है, एंड 30 डिग्री किसकी वैल्यू है, गामा की वैल्यू है, ठीक है, इतना हो गया। विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x y एंड z, x y z की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये एंगल बना रही है रिस्पेक्टिवली, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। भैया डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना, आप बोलोगे सर बहुत आसान है डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना, डायरेक्शन एंगल है ना, हाँ सर इसका कोसाइन ले लीजिए। अगर हम इसका कोसाइन लेंगे तो आप बोलोगे सर लेफ्ट हैंड साइड में कोसाइन लेंगे और राइट हैंड साइड में भी कोसाइन ले लेंगे, ये कॉज है भाई, तो ये हो जाएगा कॉज अल्फा इज इक्वल टू कॉज 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है सर, कॉज 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, बताओ कॉज 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है सर, 0 होती है। तो भैया ये आ गया 0। पहला x एक्सिस के साथ डायरेक्शन कोसाइन कितना है, 0। बीटा के लिए फाइंड कर सकते हैं, हाँ सर बोथ साइड कॉज ले लीजिए, क्या होगा ये सर कॉस 60 डिग्री, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2। और इसके लिए हम यदि कॉस बोथ साइड ले लेंगे सो क्या मिलेगा, कॉस गामा इज इक्वल टू कॉस 30 √3 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल गया। x एक्सिस के साथ कितना डायरेक्शन कोसाइन 0, y एक्सिस के साथ डायरेक्शन कोसाइन 1 डिवाइड बाय 2 एंड z एक्सिस के साथ डायरेक्शन कोसाइन है √3 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। आसान था ना, क्वेश्चन बहुत आसान था भाई, बस फॉर्मूले को अप्लाई करना था यहाँ पर जो हमने पढ़ा है पिता। अब यहाँ पर देखिए इफ़ अ लाइन हैज़ डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो आपको दे दी गई ए बी और सी की वैल्यू देती गई है, डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन कोसाइन, इसके जो डायरेक्शन कोसाइन उसको डिटरमाइन करना। क्या करोगे जल्दी बताओ सर, ए बी सी की वैल्यू गिवन है ना, हाँ भैया ये ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है -1, सी की वैल्यू है -2। सर यदि हमारे पास ए बी सी रहता है तो हमने तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने का फॉर्मूला देखा है, कौन सा देखा है सर, ये देखा है। यदि हम कॉज अल्फा की वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कॉस बीटा की बात करें तो b डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
गामा की बात करें तो सर ये हो जाएगा कॉस गामा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई। अब यदि मैं इन तीनों फॉर्मूले में देखूं तो ए बी सी की वैल्यू भी है न्यूमरेटर में यूज हो रही, वो हमारे पास है, हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। डिनोमिनेटर में सब में एक ही कॉमन चीज़ है, वो है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो क्यों ना भैया मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड कर लूँ। हाँ सर कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा ये सर, स्क्वायर रूट ए की वैल्यू क्या है सर 2 के इक्वल 2 पावर 2, बी की वैल्यू क्या है -1 के इक्वल सो -1 पावर 2, सी की वैल्यू क्या है -2 के इक्वल तो -2 पावर 2, 2 पावर 2 4 हो जाएगा, -1 पावर 2 1 हो जाएगा, -2 पावर 2 ये हो जाएगा 4। क्या मिला 4 + 4 8, 8 + 1 9, स्क्वायर रूट 9 और ये हो जाएगा 3 के इक्वल। क्या मिला 3 के इक्वल मिल गया। तो भैया यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। हाँ सर वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ देखिए यदि कॉज अल्फा की आप बात कर रहे हैं तो कॉज अल्फा इज इक्वल टू ए की वैल्यू मेरे पास है 2, ठीक है 2 लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई थी 3 के इक्वल, लिख दीजिए 3। तो भैया ये मिल गया डायरेक्शन कोसाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ठीक है ये हो गया। कॉज बीटा के लिए सर बी डिवाइडेड बाय, बी की वैल्यू क्या है -1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 3 के इक्वल, लिख दीजिए 3। ये हो गया। लास्ट वाला सर, लास्ट वाला है कॉस गामा, इसकी वैल्यू है सी डिवाइडेड बाय, सी की वैल्यू क्या है -2 तो -2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 के इक्वल। ये आ गया आपके पास डायरेक्शन कोसाइन। आसान था ना, फॉर्मूले में वैल्यू को बस पुट करना था भाई, और कुछ मैंने यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं की है। एक और क्वेश्चन है भैया, इस पर बेस्ड भी मैं एक फॉर्मूला आपको करवा चुका हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, यहाँ भी डायरेक्शन कोसाइन ही हमें फाइंड करना है ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट आपके पास जहाँ से एक लाइन पास हो रही है, फिर आपको डायरेक्शन कोसाइन आपको फाइंड करने। तो आप क्या बोलोगे कि सर एक काम करिए, पहले तो ये 2 पी पॉइंट और क्यू पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है भैया। पी और क्यू है ना, नहीं सर पी क्यू नाम तो नहीं दिया है, लेकिन हमने नाम दे दिया पी और क्यू, ठीक है ये हो गया। पी का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है सर -2 4 -5, और क्यू के 1 2 3। अब एक बात बताओ, 2 पॉइंट आपको गिवन हो, सर एक काम करते हैं ना, इसको नाम दे देते हैं हम x1 y1 z1, ठीक है भैया। इसको नाम दे देते हैं हम x2 y2 एंड z2, ठीक है। 2 पॉइंट आपको गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है। तो इसके लिए मैंने कोई फॉर्मूला बताया था क्या डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने का? हाँ सर फॉर्मूला तो आपने बताया था। यदि हम कॉस अल्फा की बात करें तो ये हो जाएगा x2 - x1 डिवाइडेड बाय पी क्यू क्या है, पी से लेके क्यू के बीच के डिस्टेंस है। और कॉस बीटा की बात करें तो ये हो जाएगा y2 - y1 डिवाइड बाय पी क्यू, एंड कॉस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा z2 - z1 डिवाइडेड बाय पी क्यू, ठीक है भैया ये हो गया। तो यहाँ पर यदि मैं एक चीज़ कॉमन देखूँ तो वो तो भैया मुझे मिल रही है कि डिनोमिनेटर में पी से क्यू तक की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, वो कॉमन है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले भैया डिस्टेंस निकाल लेते हैं, बाकी चीज़ें तो आसान है। x2 - x1 ही तो करना है। x2 हमारे पास है 1 और x1 हमारे पास है 2, ये तो हम कर लेंगे। तो पहले p से q तक की डिस्टेंस हम फाइंड कर लेते हैं। p से q तक की डिस्टेंस क्या हो जाएंगी सर, ये हो जाएगा x2 - x1 पावर 2 प्लस y2 - y1 पावर 2 प्लस z2 - z1 पावर 2, ये हो गया हमारे पास। x2 - x1, x2 की वैल्यू क्या है सर 1, ठीक है 1 माइनस x1 की वैल्यू क्या है सर -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 होल पावर 2 प्लस, डायरेक्ट माइंड में सोल्व नहीं करते मैथमेटिक्स को। अगर आप सोचोगे 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 2, ठीक है यहाँ पर फिट बैठ गया। अगर यही मेथड आप फॉलो करोगे हर जगह, डायरेक्ट कैलकुलेशन को माइंड में सॉल्व करके लिखने की कोशिश करोगे, भाई गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये मैथमेटिक्स है, यहाँ पर हम लोगों से भी गलतियाँ होती है। सो प्लीज़ कैलकुलेशन में
आपको है ना थोड़ा पेशेंस रखना है, धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 4 प्लस z2 माइनस z1, z2 की वैल्यू है 3 माइनस z1 कितना है -5 अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर आ जाएगा सर 1, जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा -2, ब्रैकेट ओपन करोगे यहाँ पर तो 3 प्लस 5 होल पावर 2। सो पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस 2 सर ये हो जाएगा 3 पावर 2 हमें मिलेगा 9 के इक्वल प्लस -2 पावर, सर ये -2 पावर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आ गया 4 प्लस 3 प्लस 5 सर ये 8 हो जाएगा, 8 पावर 2 हो जाएगा 64 के इक्वल। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 प्लस 64 प्लस 4 सर 68 के इक्वल हो जाएगा। सो पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 68 प्लस 9 सर 77 के इक्वल होगा। क्या होगा 77 के इक्वल हो जाएगा। तो भैया 77 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं सर ये तो है नहीं, और इसको हम आगे फर्दर कर भी नहीं सकते। तो एक काम करते हैं, एज इट इज लिखे रहने देते हैं, डायरेक्ट वहाँ पर हम पुट कर देंगे हमारे फॉर्मूले में। तो एक बात होता है, डायरेक्शन आपको कोसाइन फाइंड करना है। हाँ सर, तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है तो सबसे पहले कॉज अल्फा फाइंड करते हैं। देखिए कॉज अल्फा क्या निकला था सर इसके लिए? सर कॉज अल्फा इज इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय पी क्यू। सो कॉज अल्फा इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू क्या है सर? x2 की वैल्यू है 1 माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाय पी क्यू कितना है सर? स्क्वायर रूट 77। सो कॉज अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 सॉरी 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। तो ये कॉज अल्फा आ गया। कॉज बीटा को देखते हैं, ये क्या होगा सर? y2 माइनस y1 डिवाइड बाय पी क्यू। y2 माइनस y1 आप बता सकते हो क्या है सर? y2 की वैल्यू है 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 पी क्यू सर स्क्वायर रूट 77 है। सो कॉस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 4 सर -2 के इक्वल होगा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 77। कॉस गामा क्या मिलेगा हमें? Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय पी क्यू। कॉस गामा इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1। Z2 कितना है 3 माइनस ऑफ -5 पी क्यू की वैल्यू किसके इक्वल है सर? स्क्वायर रूट 77। जैसे यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या मिलेगा आपको सर? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के इक्वल, और ये हो जाएगा 3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 77 मिलेगा आपको। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर आपको कॉज अल्फा, कॉज बीटा एंड कॉज गामा की वैल्यू मिल गई है। ये क्या है सर? डायरेक्शन कोसाइन है। कॉज अल्फा डायरेक्शन कोसाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सेस, cos beta डायरेक्शन कोसाइन विथ पॉजिटिव y एक्सेस, एंड cos गामा इज इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइन विथ पॉजिटिव z एक्सेस। तो ये तीनों की तीनों आपको वैल्यू फाइंड करनी थी, और यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी हो गया। मैंने डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने की जो तीनों प्रोसेस थी, तीनों मेथड थी, उस पर बेस्ड 3 क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए। अब मैं उम्मीद करूँगा कि भैया इस पर बेस्ड, इस तीनों कॉन्सेप्ट बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है आप लोग कर दोगे ना। ठीक है, हम आगे बढ़ते। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला गया है? सो दैट दी पॉइंट ए गिवन है, ठीक है, पॉइंट बी गिवन है एंड पॉइंट सी गिवन है आर कोलिनियर। भैया आपको यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर है या नहीं है। तो क्या करोगे आप? सर एक काम करते हैं ना, इनका डायरेक्शन रेशो फाइंड कर लेते हैं, ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशो ऑफ
ए बी, मान लेते कि तीनों जो पॉइंट है वो भैया कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, तो ए बी का डायरेक्शन रेशो, अब ए बी का डायरेक्शन रेशो क्या आएगा सर, एक काम करते इसको नाम दे देते हैं A1, इसको देखो डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं, ए बी सी होते हैं, तो इसको नाम दे दो A1 B1 C1। A1 की वैल्यू क्या होगी सर, ये हो जाएंगी x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है भैया, ए बी के केस में x2 क्या है सर 1 है, ठीक है यहाँ पुट कर दीजिए, माइनस x1 क्या है सर 2 है, ठीक है। ए बी के केस में y2 क्या है सर -2 है, और y1 क्या है सर 3 के इक्वल है, तो -2 -3, और ए बी के केस में z2 क्या है सर, z2 है 3 माइनस z1 क्या है -4, ये आ गया। सो 1 -2 किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर -2 -3 -5 के इक्वल होगा, और यहाँ पर जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या मिलेगा सर, यहाँ पर मिल जाएगा 3 + 4 विच इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो भैया ये डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी हमने फाइंड कर ली। अब क्या करेंगे, अब एक काम करिए, डायरेक्शन रेशो ऑफ बी सी फाइंड करिए। ठीक है, इसमें मैं क्या लिखूं सर, A2 B2 और C2 लिख दीजिए। ठीक है, A2 B2 एंड C2 लिखा। यहाँ पर भी हम सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। सो B और C के केस में x2 क्या है सर 3 है, माइनस x1 क्या है 1, तो 3 माइनस 1 सर ये हो जाएगा 2। ठीक है, 2 मिल गया। y2 क्या है सर 8, माइनस y1 क्या है -2, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करूंगा 8 + 2 विच इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। z2 क्या है -11, माइनस z1 क्या है -3, ये हो जाएगा -14। सो A1 B1 C1 की वैल्यू आ गई, A2 B2 C2 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखिए A1 और A2 में कुछ रिलेशन है क्या, हाँ सर यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, B2 C2 में सॉरी B1 B2 में सर -5 10 है, और C1 7 है, और यहाँ पर क्या है -14। कोई रिलेशन निकाल सकते हो, हाँ सर निकाल तो सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको -2 से मल्टीप्लाई करते, तो देखो 2 मिल जा रहा है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करने पर 10 मिल जा रहा है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करने पर -14 मिल रहा है। डायरेक्शन रेशो इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो भैया आपके पास दो केस बनेंगे, ये दोनों लाइन पैरेलल तो है, डायरेक्शन रेशो सेम है, तो या तो केस 1 इस तरीके से पैरेलल हो, या फिर केस 2 इस तरीके से पैरेलल हो। सर ये वाला केस कौन सा है, तो यहाँ देखिए, ये जो है केस 1 है, इसमें बोला गया है कि A B यहाँ होंगे और B C यहाँ होंगे, तीनों तो पॉइंट था भाई, A B और C यहाँ होंगे। अब बताओ मुझे कौन सा केस बन रहा है, आपको देख के बता देना चाहिए। आप बोलोगे सर सेकंड वाला केस बन रहा है, क्यों भैया, क्योंकि सर हमने ए बी का डायरेक्शन रेशो निकाला, ठीक है निकल गया, फिर बी सी का डायरेक्शन रेशो निकाला है, तो बी तो अभी यहीं फिक्स है ना, यहाँ तो बी अपने नीचे लेकर आ गए, तो ये वाला केस नहीं बनेगा, ये वाला केस बनेगा। और देखो ये क्या है, एक कोलिनियर लाइन है, एक ही लाइन पे तीनों कोऑर्डिनेट लाई कर रहे, तो आप क्या बोलोगे, हैंस प्रूव दैट ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। आसान क्वेश्चन था है ना, कोई ज़्यादा टफ नहीं था भाई, है ना, चीज़ें आसानी थी। आगे बढ़ते, यहाँ देखिए क्या बोला गया है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। अब आपने क्लास 11 में इक्वेशन इन 2D फाइंड करना सीखूंगा, अलग अलग उसके फॉर्म हमने देखे थे। अब यहाँ पर हम इक्वेशन इन 3D 3 डायमेंशनल चल रहा है ना भाई, तो 3D में इक्वेशन कैसे फाइंड की जाती है उसे सीखेंगे। वी हैव स्टडीज इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 2 डायमेंशन इन क्लास 11। क्लास 11 में हमने 2 डायमेंशन में लाइन के इक्वेशन को फॉर्म करना सीखा था। वी शैल नाउ स्टडी द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। वेक्टर फॉर्म लाइन का और कार्टेशियन फॉर्म मतलब 2D या 3D इसको आप बोल सकते हो, उसमें इक्वेशन को फाइंड करना हम सीखेंगे। यहाँ पर अ लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड इफ, पहला पॉइंट, इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड हैज गिवन डायरेक्शन। एक कोई पॉइंट से पास हो रही है और उसके पास एक फिक्स डायरेक्शन हो, या फिर इट पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट, 2 गिवन पॉइंट से भी पास हो रही तब भी एक लाइन बनेगी, या फिर एक पॉइंट से पास हो रही है और उसके पास एक फिक्स डायरेक्शन हो तब एक लाइन फॉर्म होगी। दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होना ही चाहिए। यहाँ देखिए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। मान लीजिए कि एक इक्वेशन ऑफ हमें लाइन फाइंड करना है जो कि एक फिक्स पॉइंट से थ्रो हो रही है, और एक और आपको लाइन, या फिर जिसको हम कह सकते हैं वेक्टर, 3D चल रहा है तो वेक्टर, 3D में
वेक्टर आता है, उस वेक्टर के क्या है वो पैरेलल है, ये आपको कंडीशन दे दी गई। इस कंडीशन में हम लाइन के इक्वेशन इन स्पेस कैसे फाइंड करेंगे समझिए। यहाँ पर मान लीजिए ये x है, ये y है और ये z है, मान लेते हैं ना। अब ये ओरिजिन था भैया, ठीक है सर। ओरिजिन से हमने एक वेक्टर बना लिया a वेक्टर, इसके ये a पॉइंट है, ठीक है, a पॉइंट है। अब एक और वेक्टर बना लेते हैं b वेक्टर, ये रहा b वेक्टर, या आपने b वेक्टर भी बना लिया। अब मुझे एक बात बताइए, b वेक्टर को पैरेलली यहाँ कहीं शिफ्ट कर सकता हूँ? हाँ सर कर सकते हैं, इसको पैरेलली नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये बन गया आपका b वेक्टर। मतलब नाम कुछ और होगा लेकिन b वेक्टर क्या पैरेलल होगा, ठीक है भैया, नाम कुछ और रख लेंगे। लेकिन जो वेक्टर है वो a पॉइंट से पास हो रहा है, हाँ सर ये a पॉइंट से पास हो रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ बनेगा? एक तो ये वाला वेक्टर था, एक ये वाला वेक्टर था, तो वेक्टर अलजेब्रा हमने देखा है, रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ बनेगा, ये बन गया, और ये होगा r वेक्टर के इक्वल। सेम प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज करके हम वेक्टर के इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। यही देखो, यही सिनेरियो यहाँ भी बन रहा था, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो यहाँ समझिए, लेट ए बी अ पोजिशन वेक्टर ऑफ अ गिवन पॉइंट ए। पॉइंट ए का क्या है? ए जो है वो पोजिशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है 3D वाला, उसके हम बात कर रहे हैं। लेट एल बी द लाइन विच पास थ्रू द लाइन द पॉइंट ए एंड इज पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी। ये जो बी वेक्टर था उसके पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ करी जो कि ए पॉइंट से पास हो रही है। तो जो r रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, लेट r बी दी पोजिशन वेक्टर ऑफ एन आर्बिट्रेरी पॉइंट p ऑफ द लाइन। r वेक्टर क्या होगा? a वेक्टर प्लस लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। क्या होगा? a वेक्टर, ठीक है सर, ये a वेक्टर प्लस लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ b, ये शिफ्ट हुआ है तो लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर के इक्वल होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये आगे यूज होगा। a की वैल्यू कैसे फाइंड करना है, b की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, लैम्ब्डा की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर अब आगे अगली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। यहाँ देखिए, डेरिवेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म फ्रॉम वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में डेरिवेशन कैसे करना है देखिए। एनसीईआरटी का डेरिवेशन है, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है एंड द डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन, इस डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन जो है वो है ए बी सी। कंसिडर द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट p के कोई भी कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y, z है। सो रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा? xi प्लस yj प्लस z के वेक्टर के इक्वल होगा। और जो a वेक्टर है वो क्या है सर? वो हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1 के इक्वल होगा। और b वेक्टर क्या होगा? b वेक्टर मान लो कोई b वेक्टर था जो कि पैरेलल बन रहा था, है ना, तो हम क्या कहेंगे उसको? ai प्लस bj प्लस ck के इक्वल, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर x इजिकल टू क्या हो जाएगा सर? x1 प्लस लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ a, y इजिकल टू y1 प्लस लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ b एंड z इजिकल टू z1 प्लस लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ c। तो यहाँ समझिए, इसे देखिए, अगर मैं x1 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूँ तो सर ये हो जाएगा x माइनस x1, सॉरी डिवाइड बोल रहा था, x माइनस x1। फिर क्या आएगा सर? डिनोमिनेटर में a आ जाएगा, ये बन गया लैम्ब्डा के इक्वल। सेम प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा इसमें, तो यहाँ से मुझे जो है लैम्ब्डा की वैल्यू भी इसी फॉर्म में मिलेंगी, y माइनस y1 डिवाइड बाई b। और सेम प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करूँगा तो z, ये क्या हो जाएगा? z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू लैम्ब्डा। ये वैल्यू आ गई, ठीक है सर, ये आ गई। यहाँ की वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ, ये लैम्ब्डा की वैल्यू आ गई। अब तीनों फिक्स कांस्टेंट है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b, z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c। ये लिख सकता हूँ? हाँ सर, ये बिल्कुल हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस आर पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन एलिमिनेटिंग द पैरामेट्रिक फॉर्म। तो हमें ये मिल गई, ये इक्वेशन हमने वहाँ पर भी लिखी थी। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। मतलब 3 डायमेंशनल में हम कैसे लिखेंगे लाइन की इक्वेशन? x माइनस x1 डिवाइड बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय b इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c के इक्वल होंगी।
ठीक है। डायरेक्शन रेशो गिवन रहे तो x माइनस x1 डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई सी क्या होगा, लाइन की इक्वेशन होगी कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया। अब यदि आपको डायरेक्शन कोसाइन दे दी जाए, डायरेक्शन कोसाइन मतलब एल एम एन या फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, एल क्या है कॉस अल्फा, एम क्या है कॉस बीटा एंड एन क्या है कॉस गामा के इक्वल है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, बच्चे भूल जाते हैं ना। तो यहाँ पर एल एम एन की यदि वैल्यू दे दी गई है, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएंगी सर, ए बी सी को एल एम एन से रिप्लेस कर दीजिए। एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई एन, ये आ जाएंगी। तो ये दोनों फॉर्म आपको याद रखने होंगे। अब यहाँ पर एक हमारे पास क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से किस पॉइंट से 5 2 -4 से क्या हो रही है, थ्रो हो रही है, एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i प्लस 2j माइनस 8k। तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं ना, पहले तो हम कार्टेशियन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भैया, कार्टेशियन में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या बोला उन्होंने, किस पॉइंट से थ्रो हो रही है सर, ये मान लेते हैं ये वाले पॉइंट से थ्रो हो रही है, इसको नाम दे देते हैं ए 5 2 -4। ठीक है, इसको मैंने ओरिजिन से मिला दिया, तो ये बन गया स्मॉल ए वेक्टर। क्या मैं स्मॉल ए वेक्टर लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 5i प्लस 2j माइनस 4k। अब ये लिखना कैसे, ये भैया लिखना मैंने सिखाया है वेक्टर अलजेब्रा में। सो जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ इसके जस्ट पहले वाला जो लेक्चर है ना, वन शॉट का वेक्टर अलजेब्रा, उसमें देखिए कि 2 पॉइंट, ओरिजिन क्या है 0 0 0 और a पॉइंट 5 2 -4, यदि 2 पॉइंट गिवन हो तो हम वेक्टर की इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, 5i प्लस 2j माइनस 4k, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें है, थोड़ी सी लेंथी, छोटी छोटी चीज़ें तो है लेकिन लेंथी है, ये मैं फिर से नहीं करवाने वाला, आपको वेक्टर अलजेब्रा में जाके देखना होगा। तो ए वेक्टर हमें मिल गया, ठीक है सर। एंड उन्होंने बोला कि एक पैरेलल वेक्टर है भैया, हम उसको नाम देते हैं बी। तो पैरेलल वेक्टर में कहाँ बनूँ? आप बोलोगे सर एक काम कर दीजिए, यहाँ बना दीजिए, ये बन गया पैरेलल वेक्टर बी। ठीक है, ये रहा बी वेक्टर का वेक्टर के फॉर्म में इक्वेशन। तो इस पैरेलल वेक्टर को यहाँ शिफ्ट करिए। ठीक है सर, हमने कर दिया, ये कर दिया, इसको पी नाम दे दीजिए। ठीक है, पी नाम दे दिया। तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ बनेगा सर, ये वेक्टर की पोजीशन ऐसी है, वेक्टर की पोजीशन ऐसी है, तो रिजल्टेंट वेक्टर तो सर ये बन गया आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या बनेगा सर, अभी तो इसकी इक्वेशन लिखी थी हमने, ए वेक्टर प्लस लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। भूल गए क्या आप? ठीक है भाई, ये आ गई। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर आपके पास है और जो बी वेक्टर है वो आपके पास है। हाँ सर वो भी है। तो ये पी क्या है, बी के पैरेलल ही है ना। ठीक है, ए वेक्टर, हाँ सर ये रहा 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर आपके पास है। हाँ सर वो भी हमारे पास है 3i प्लस 2j माइनस 8k। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करिए। वैसे एक मिनट क्या बोला था उन्होंने सर? उन्होंने बोला था कि हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, एक तो वेक्टर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म में। तो सर वेक्टर फॉर्म तो आ गया, ये रहा, यही है रिजल्टेंट लाइन। ठीक है, अब कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड करना, देखो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर जो लैम्ब्डा वाला जो ब्रैकेट उसको ओपन कर दीजिए। ठीक है सर, ओपन कर देते हैं। 3 लैम्ब्डा i प्लस 2 लैम्ब्डा j माइनस 8 लैम्ब्डा k। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें? तो भैया यहाँ पर एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, हमारे लिए बेहतर होगा। तो आर वेक्टर है, हाँ सर ये रहा। राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास सर? हमारे पास राइट हैंड साइड में है 5i। ठीक है, ये रहा 5i प्लस 3 लैम्ब्डा i प्लस, ठीक है ये हो गया 2j। ठीक है, 2j प्लस 2 लैम्ब्डा j माइनस 4k और k के साथ लिखा है माइनस 8 लैम्ब्डा k। ये सारी चीजें हो गई। आर वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? आर एक वेक्टर है ना। हाँ सर आर एक वेक्टर है, तो xi प्लस yj प्लस जेड के वेक्टर लिख सकता हूँ मैं। हाँ सर ये लिख सकते हैं।
अब यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाँ सर यहाँ से आई कॉमन लिया जा सकता है, तो 5 + 3 लैम्ब्डा इंटू आई प्लस यहाँ से सर जे कॉमन ले लीजिए, तो 2 + 2 लैम्ब्डा इंटू जे प्लस यहाँ से क्या कॉमन लूँ सर, के कॉमन ले लीजिए, -4 -8 के कॉमन, हाँ के कॉमन लेना है, मेरे को लगा लैम्ब्डा कॉमन लेना है, वैसे लैम्ब्डा यहाँ से कॉमन नहीं लिया जा सकता है, के कॉमन लेंगे, सो -4 -8 लैम्ब्डा इंटू के, ये हो गया। अब बताइए अब हम क्या करें सर, यहाँ पर यदि हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का वेक्टर राइट हैंड साइड के इक्वल है, हाँ भैया लेफ्ट हैंड साइड का वेक्टर राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो क्या मैं यहाँ पर वेक्टर को इक्वल लिख सकता हूँ? अब देखो दो वेक्टर इक्वल है तो हम वेक्टर एलजेब्रा में पढ़ चुके हैं, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी या फिर आप बोल सकते हो कोफैक्टर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा सर, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ऐसा समझिए, एक्स आई किसके इक्वल होगा, आई वाले पूरे के पूरे टर्म्स के, ये आ गया, आई से आई कैंसिल कर दिया, ठीक है सर, एक्स इज इक्वल टू 5 + 3 लैम्ब्डा, 5 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करा तो x - 5 इज इक्वल टू 3 लैम्ब्डा, x - 5 3 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, ये हो गया। अब सर yj को j वाले टर्म्स के इक्वल लिख दो, 2 + 2 लैम्ब्डा इंटू जे, जे से j कैंसिल कर दो, y इज इक्वल टू 2 + 2 लैम्ब्डा। अब क्या करेंगे सर, यहाँ से लैम्ब्डा की वैल्यू निकालेंगे, सो ये 2 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, 2 लैम्ब्डा बनेगा, और यहाँ से y - 2 / 2 इज इक्वल टू फिर लैम्ब्डा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। सेम प्रोसेस जेड के लिए अप्लाई कर देंगे सर हम, ठीक है भैया, तो जेड के किसके इक्वल होगा, -4 -8 लैम्ब्डा इंटू के इक्वल, के से के कैंसिल, तो जेड -4 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, +4 इज इक्वल टू -8 लैम्ब्डा, जेड +4 -8 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, सो हो जाएगा डिनोमिनेटर -8 इज इक्वल टू लैम्ब्डा, माइनस न्यूमरेटर में चले गया, तो ये वैल्यू आ गई। सर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन कैसे बनेगी, तो यहाँ समझो ना, मैंने लिखना सिखाया देखो आपको, तो यहाँ से लैम्ब्डा की वैल्यू है, ये लैम्ब्डा की वैल्यू है, ये लैम्ब्डा की वैल्यू है, तीनों लैम्ब्डा की वैल्यू ही है, तो हमने क्या करा, तीनों को इक्वल लिख दिया। सेम यहाँ पर यदि मैं करूँ कि भाई तीनों लैम्ब्डा की वैल्यू है, कुछ किया जा सकता है, हाँ सर किया तो जा सकता है। यदि आप ये बोलो कि x - 5 / 3 इज इक्वल टू लैम्ब्डा है, तो लैम्ब्डा तो सर इसके इक्वल है, तो यहाँ पर लैम्ब्डा की जगह y - 2 / 2 लिख सकते हैं, और यही लैम्ब्डा इसके इक्वल भी है, तो यहाँ पर -z + 4 / 8 लिख सकते हैं। तो ये लाइन की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म बन चुकी है। वेक्टर फॉर्म में हमने बनाया, अब कार्टेशियन फॉर्म में बना दिया, ये दोनों को दोनों आपका आंसर है, ये रहा कार्टेशियन फॉर्म में और भैया ये रहा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। हाँ इसको भी आप लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में, या फिर बोल सकते हो कि सर यहाँ तक भी हमारा आंसर था वेक्टर फॉर्म में, जो आपको लिखना हो सही है। कार्टेशियन फॉर्म का आंसर ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चीज़ें आसान ही है ना, मुश्किल उसे हम बनाते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला गया है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अब दो लाइन्स के बीच में हमें एंगल फाइंड करना है। लेट एल, एक्चुअली यहाँ पर एल है नहीं, L1 है ये, यहाँ पर थोड़ी प्रिंट मिस्टेक हो गई है, तो कोई नहीं, मैं लिख देता हूँ L1 है ना, ये रहा L1। अब ये 1 जैसा दिख रहा है। L1 एंड L2 बी टू लाइन, यदि दो L1 L2 लाइन आपको ग्राफ में दिख रही होंगी, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ये दोनों के दोनों ओरिजिन से पास हो रही है, एंड विथ डायरेक्शन रेशो, इनके L1 लाइन का डायरेक्शन रेशो A1 B1 एंड C1, एंड L2 लाइन का डायरेक्शन रेशो आपके पास गिवन है A2 B2 एंड C2, ये आपको दो डायरेक्शन रेशो गिवन है, ठीक है। देन आपको बोला गया कि भैया इनका एंगल फाइंड करिए। क्या करोगे सर, सिंपल सा फॉर्मूला है, cos θ इज इक्वल टू मॉड ऑफ A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट A1 पावर 2 प्लस B1 पावर 2 प्लस C1 पावर 2 इंटू स्क्वायर रूट A2 पावर 2 प्लस B2 पावर 2 प्लस C2 पावर 2। ये हमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। हमें डायरेक्शन रेशो A1 A2 B1 B2 C1 C2 गिवन है, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके फाइनल वैल्यू तक पहुँच सकते हैं। तो भैया ये तो एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ केस बनेंगे कि भैया अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो क्या होगा। तो देखिए टू लाइन्स विच डायरेक्शन रेशो, ठीक है, ये तो हमने देख चुके हैं। पहला केस परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो सर यदि दो लाइन परपेंडिकुलर है तो ये वाला सिनेरियो बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, थीटा 90 डिग्री के इक्वल होगा।
तो ठीक है भैया, थीटा को 90 डिग्री के इक्वल पुट कर दो, तो आप बोलोगे cos 90 हो जाएगा ये तो। cos 90 क्या होता है? 0। 0 इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट a1 पावर 2 प्लस b1 पावर 2 प्लस c1 पावर 2 स्क्वायर रूट a2 पावर 2 प्लस b2 पावर 2 प्लस c2 पावर 2। ये आ जाएगा। डिनोमीटर को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो a1 इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू प्लस c1 इंटू c2 किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ केस 1 किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तो यही कंडीशन आपको यहाँ पर दे दी गई है। यदि डायरेक्शन रेशो a1 इंटू ए टू प्लस b1 इंटू बी टू प्लस c1 इंटू c2 0 के इक्वल आ रहे, मतलब दो लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद होना चाहिए। सर सेकंड केस तो आसान है, पैरेलल बोल दिया गया, लेकिन इसमें ये बन कैसे रहा? यहाँ पर यदि हम पैरेलल बनाते तो आ जाएगा cos 0 डिग्री में केस में बना, मतलब उन दोनों के बीच में कोई एंगल बन ही नहीं रहा है। cos 0 की वैल्यू होती है 1, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो देखो ये तो हो जाएगा ऑब्वियसली, बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन आपको मैं ग्राफ की मदद से समझाता हूँ। मान लीजिए ये x है, ये y है, ठीक है। एक लाइन ये रही L1, दूसरी लाइन ये रही L2। ये दोनों सर पैरेलल, इनके बीच में एंगल 0 है। तो a1 डिवाइड बाई a2, b1 डिवाइड बाई b2 और c1 डिवाइड बाई c2 क्या होंगे? एक फिक्स्ड कांस्टेंट होंगे। दोनों का डायरेक्शन रेशो का जो हम रेशो निकालेंगे वो क्या होगा? फिक्स कांस्टेंट होगा और तीनों इक्वल होंगे। a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2 के इक्वल होगा। अगर ये वाला केस बन रहा है ना, आप उनका रेशो निकाल के देखना, अगर बन रहा है इक्वल तो आप बोलोगे कि दोनों लाइन पैरेलल है। अगर इसमें फिर इसमें अगर सॉल्व करना चाहो तो इससे भी कर सकते हो, इसको क्वेश्चन की मदद से, मतलब सॉरी फॉर्मूला की मदद से, है ना, क्वेश्चन नहीं है फॉर्मूला। ठीक है, वो सारी चीज़ें तो हो गई। डायरेक्शन रेशो यदि में गिवन हो तो उसके केस में हमने देख लिया कार्टेशियन में कैसे फाइंड करते हैं। अब देखो वेक्टर के फॉर्म में आता है, तो वेक्टर के फॉर्म में यदि क्वेश्चन आया था तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ वी फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन देयर इक्वेशन आर गिवन इफ थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन। तो यहाँ पर मान लीजिए एक रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल गिवन है a1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b1 एंड आर इज इक्वल टू गिवन है a2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b2। तो इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा? सर कुछ नहीं, मॉड ऑफ b1 इंटू b2, b1 इंटू b2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए यदि वेक्टर के फॉर्म में आ रहा है क्वेश्चन। तो ये वाला फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना, अलग से लिखा हुआ है। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला गया, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। ये पेयर ऑफ लाइंस है, इनके बीच में एंगल फाइंड करना। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो कहीं केस देखा हुआ लग रहा है, ये वाला केस तो कहीं देखा हुआ लग रहा है। हमने एक देखा था कि एक आर वेक्टर यदि गिवन है a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, एंड मान लो ये r1 है और ये r2 वेक्टर हमें गिवन है। एक काम करो, इसको a1 b1 नाम दे दो, इसको a2 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b2 नाम दे दो। ठीक है, ये हो गया। ये सा केस कहीं देखा था कि एंगल फाइंड करने का? हाँ सर देखा था। इसके केस में भैया एंगल क्या होता था? सर मॉड ऑफ b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, डॉट निकालते आता है ना वेक्टर अलजेब्रा, मैंने देखो ये सारी चीजें पढ़ाई है ना आपको। मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर, ये सारी चीजें हम वेक्टर अलजेब्रा कर चुके हैं। डॉट प्रोडक्ट हम निकाल चुके और मैग्नीट्यूड निकालने में मैंने वहाँ पर सीखा है। तो अगर बच्चों को यहाँ पर डाउट है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, सो प्लीज़ आप वेक्टर अलजेब्रा का जो लास्ट वाला लेक्चर उसको फिर से देखिए। वैसे यहाँ पर मैं बता दूंगा ना, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा ना, आपको बता दूं क्लियर में, आपको वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना ही पड़ेगा कोई अगर वेक्टर क्वेश्चन आ रहे हैं तो। अब देखिए उन्होंने बोल दिया कि ये पेयर ऑफ लाइन्स आपको गिवन है, ठीक है, ये r1 है, ये r2 है, ठीक है, ये r1 है, ये r2 है, ये क्या है, ये a1 और ये क्या है, नाम देते जाओ इनको सर, ये a2, ये क्या है b1 और ये क्या है b2। तो क्या रहता है, फॉर्मूला में पुट करना आसान हो जाता है। तो क्या फाइंड कर सकते हो आप कॉस थीटा की वैल्यू? हाँ सर फाइंड तो कर सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ b1 डॉट b2 है ना, तो b1 तो हमें गिवन है i प्लस 2j प्लस 2k, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है b2 के साथ, b2 भी हमें गिवन है। मॉड ऑफ b1, मॉड ऑफ b1 मतलब सर कुछ नहीं, स्क्वायर रूट देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट क्या होगा, b1 का i का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 पावर 2 प्लस j का कोफिशिएंट 2, 2 पावर 2 प्लस k का कोफिशिएंट 2, तो 2 पावर 2। सेम प्रॉपर्टी मॉड ऑफ b2 में अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3 पावर 2 प्लस 2 पावर 2 प्लस 6 पावर 2। ये हो गया। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू
क्या करेंगे यहाँ पर हम, सर न्यूमरेटर में तो डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई का आई के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। सो आई इंटू 3i क्या हो जाएगा 3 प्लस 2j इंटू 2j कितना हो जाएगा 4 प्लस 2k इंटू 6k कितना हो जाएगा 12। अब भैया ये कैसे हो रहा है, मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो भैया आपको ना वेक्टर अलजेब्रा देखना ही होगा, क्योंकि मैं वेक्टर के प्रॉपर्टी पढ़ाने बैठ गया तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री को हम कब पढ़ेंगे, तो लास्ट वाला जो लेक्चर है, मतलब वन शॉट का इससे पहले वाला ना, चैप्टर 10 है ना, आई थिंक चैप्टर 10 है वेक्टर अलजेब्रा, तो वहाँ पर आप वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी मैंने कवर करवाई, उसे कंप्लीट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन को करिए ना, स्क्वायर रूट 1 प्लस 2 पावर टू 4 प्लस 4, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 पावर टू 9 हो जाएगा, 2 पावर टू 4 हो जाएगा, 6 पावर टू 36 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 12, सर ये हो जाएगा 16, 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 19, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर स्क्वायर रूट, सर 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 8 प्लस 1 9, स्क्वायर रूट 9, थर्टी 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49, स्क्वायर रूट 49, स्क्वायर रूट 49 का लिख सकते हैं हम। सर पहले तो स्क्वायर रूट 49 ही लिखे रहने दीजिए, बाद में इसको 1 बाय 1 करके सॉल्व कर लेंगे। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड 90 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 को, सॉरी स्क्वायर रूट 9 को 3 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 49 को सर 7 लिख सकते हैं, ठीक है। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 19 डिवाइड बाय 21। अब ये देखो दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड हट जाएगा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 21, बोथ साइड कॉज इनवर्स ले लेंगे। सो थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 90 डिवाइड बाय 21। तो भैया ये एंगल आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, ये एंगल आपको मिलने वाला है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन आपके पास है, क्या बोला गया है, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। एक आपको पेयर ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दे दी गई है और इनके बीच का एंगल फाइंड करना है। क्या करोगे सर, इस टाइप का फॉर्म तो हमने देखा था, हमने फॉर्मूला तो लिखा था। यदि कार्टेशियन फॉर्म में मैं लाइन की इक्वेशन लिखूं तो आप बोलेंगे x माइनस यही थे ना, सेम यहां पर सॉरी Z2 आएगा, ठीक है, ये हो गया। एंगल क्या आएगा सर, कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 स्क्वायर रूट, क्या मिलेगा A1 पावर 2 प्लस B1 पावर 2 प्लस C1 पावर 2 इंटू स्क्वायर रूट A2 पावर 2 प्लस B2 पावर 2 प्लस C2 पावर 2, ये मिल गया आपको कॉस थीटा, ठीक है। सो क्या मुझे बता सकते हो कि इसको कंपेयर करके इसका एंगल निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू में फाइंड करनी है और यहाँ पर पुट करना है। तो यदि मैं इसको कंपेयर करूँ तो A1 की वैल्यू क्या है भैया, सर A1 की वैल्यू 3 है, B1 की वैल्यू 5 है, C1 की वैल्यू 4 है, A2 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू 1, C2 की वैल्यू 2 है। बस यही है, इस वैल्यू को बस ये फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर आ जाएगा। तो ठीक है भैया, हम फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू का ना, मॉड A1 इंटू A2 मतलब 3 इंटू 1 प्लस B1 इंटू B2 मतलब 5 इंटू 1 प्लस C1 इंटू C2 मीन्स 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट A1 पावर 2 प्लस B1 पावर 2 प्लस C1 पावर 2। तो A1 कितना है 3 पावर 2 प्लस 5 पावर 2 प्लस 4 पावर 2, फिर यहाँ पर 1 पावर 2 प्लस 1 पावर 2 प्लस 2 पावर 2, ये आ गया, ठीक है। 3 प्लस 5 प्लस 8 डिवाइड बाय, सॉल्व कर रहा हूँ भाई मैं ना, 3 पावर 2 सर 9 हो जाएगा, 5 पावर 2 सर 25 के इक्वल होगा और 4 पावर 2 16 के इक्वल हो जाएगा। स्क्वायर रूट 1 पावर 2 और 1 पावर 2 सर ये दोनों के दोनों 1 होने वाले, 2 पावर 2 4 हो जाएगा। ठीक है भैया, इतना हो गया, एक मिनट चेक करने दीजिए। हाँ हमने सारी चीज़ें लगभग सही लिखी, हाँ लगभग के सारी चीज़ें सही लिखी हमने, ठीक है ये हो गया। तो 5 4
3 को 8 करेंगे क्या मिलेगा 8, 8 + 8 16। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय, यहां पर 9 + 16 25, 25 + 25 स्क्वायर रूट 50, स्क्वायर रूट 1 + 1 2, 2 + 4 6 स्क्वायर रूट 6। ये आ गया। अभी तीनों पॉजिटिव वैल्यू है तो मोड हम हटा सकते हैं सर, ठीक है भी हटा दीजिए, है ना। और स्क्वायर रूट 50 क्या लिख सकते हो आप सर, स्क्वायर रूट 25 × 2 लिख सकते हैं और स्क्वायर रूट 6 एज इट इज। देखो इसको मैं ना सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं, अब डायरेक्ट चाहो तो बहुत साइड इन्वर्स लेके भी एंगल लिख सकते हो, लेकिन इसको लिस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट 25 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 6, ठीक है। ये वैसे मोड नहीं है, मोड इसलिए हटा दिया क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू ही मिलने वाली है यहाँ पर हमको। यहाँ पर क्या मिलेगा सर 5 रूट 2 रूट 6, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 62 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर 8 × 2 लिख दीजिए, ठीक है भैया 8 × 2 लिख दिया। टू को मैं क्या लिख सकता हूँ सर रूट 2 × रूट 2 लिख सकते हैं। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 8 रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 6 × 5, ये लिख सकते हो। हाँ सर ये लिख सकते हो। और आप फर्दर इसको डिवाइड किया जा सकता है क्या, हाँ सर किया तो जा सकता है। 8 × रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 3 × रूट 2 और 5 एज इट इज। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, कॉस थीटा इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय रूट 3 × 5 × रूट 3। बोथ साइड इनवर्स ले लो, सो थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 8 डिवाइडेड बाय 5 रूट 3। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है लिस्ट फॉर्म में। इसके आगे फर्दर और डिवाइडेशन नहीं हो सकता, आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता राइट हैंड साइड को, इसलिए लिस्ट फॉर्म है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन के बीच के हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पर पहला केस बनेगा इंटरसेक्शन वाला, दूसरा केस बन जाएगा पैरेलल वाला, और तीसरा केस क्या बनेगा कोलिनियर वाला, एंड फोर्थ केस बनेगा कि भैया वो पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है और कोलिनियर भी नहीं है, ठीक है। तो पहले वाले केस के अकॉर्डिंग समझते, इसको समझाऊंगा मैं आपको ना। पहले वाले केस के अकॉर्डिंग समझते क्या था, पैरेलल। अब दो लाइन मान लो पैरेलल है आपके पास, केस 1 दो लाइन पैरेलल है, मान लेते ये L1 है, ये लाइन L2 है। तो मुझे एक बात बताओ, दो लाइन पैरेलल है, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। आप बोलोगे सर कुछ नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना दो बस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ठीक है भाई। अब दो लाइन है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो ये L1 है और ये L2 है। इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आप बोलोगे सर यहाँ तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी, कम होते रही, यहाँ पर आके जीरो हो गई, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, ठीक है भाई। ये भी हो गया। अब एक केस बन जाता कोलिनियर, मान लो ये L1 है और ये L2 है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी सर, वो भी जीरो हो जाएंगी। अब आता है कि भैया थर्ड केस की पैरेलल भी नहीं है, कोलिनियर भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, तो उस केस में लाइन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होंगी वो हम यहाँ पर देखने वाले। यहाँ से देखिए, इफ टू लाइन इन स्पेस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ए देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज जीरो। ऑल्सो इफ टू लाइन्स इन स्पेस आर पैरेलल देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये चीज़ तुमने यहाँ पर देखी थी, देख चुके हम। अब केस आता है फॉर स्क्यू लाइंस। सर स्क्यू लाइंस क्या होते हैं, अरे भैया वो लाइन जो ना तो पैरेलल हो, है ना कोलिनियर हो और ना ही एक दूसरे को कहीं किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो, ऐसे लाइन को हम स्क्यू लाइंस कहते हैं। द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी परपेंडिकुलर टू द बोथ लाइन। उन दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। अब ये वाला केस कैसे बनेगा, तो ये वाला फिगर तो मैं बाद में समझाऊंगा, ये एनसीईआरटी का फिगर है। हम यहाँ पर कुछ फिगर बना लेते हैं, उसकी मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि भैया ये वाला केस कब बनने वाला है।
कार्टेशियन बना लेता हूँ मैं, ठीक है सर, कार्टेशियन बना लेते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए कि कोई एक लाइन L1 ये जो सामने वाला आपको दिख रहा है सरफेस, ये वाला सरफेस, इस पे लाई कर रही है कुछ AC L1, और कोई L2 लाइन ये वाला सरफेस इस पे लाई ऐसे कर रही है, ठीक है। दोनों सरफेस अलग अलग है और ये एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगी। मान लीजिए कोई लाइन L1 ऐसी थी, है ना, और ये L2 ऐसी थी, ये 3D में बन रहा है। L1 लाइन कहाँ थी, ये रही, देखो 3D में इमेजिन करो, और L2 लाइन ये रही, ठीक है। आप बोलोगे सर इन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, ऐसा लग रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही भाई, ये इधर है और ये लाइन इधर है। इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होंगी। सेम सिनेरियो यहाँ बन रहा है। ये वाली लाइन को यदि मैं L1 नाम दे दूँ, है ना, मान लेते कि भैया L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। सो L1 L2 आप बोलोगे सर इंटरसेक्ट कर रही, नहीं कर रही भाई, आपको ऐसा लग रहा है। L1 इस सरफेस पर ऐसे जा रही है, L2 उस सरफेस पर ऐसे जा रही है, ठीक है। कर रही कि नहीं कर रही, तो दोनों क्या है, एक तरीके से पैरेलल हो गई। पैरेलल तो नहीं बोलूँगा, पैरेलल नहीं है वो, है ना। इन दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के इक्वल होंगी। ये चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई थी और मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था। आप समझते हैं कि स्क्यू लाइन जो होती है उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है। We now determine the shortest distance between two skew lines in the following way. Let L1 and L2 be two skew lines with equation. R resultant vector given है A1 plus lambda times of B1, R resultant vector given है A2 plus mu times of B2। ये L1 लाइन और ये L2 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये रही L1 लाइन, ये रही L2 लाइन, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होंगी। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एक फॉर्मूला यहाँ पर है, डायरेक्ट है, D इज इक्वल टू, ये क्या है, ये मॉड है, ये रहा मॉड, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B1 माइनस B2, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B1 B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय, जो क्रॉस प्रोडक्ट था उसका मैग्नीट्यूड, बस ये करना है आपको। क्या, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B1 B2 डॉट प्रोडक्ट ऑफ A2 माइनस A1 डिवाइड बाय क्रॉस प्रोडक्ट जो निकाला उसका डिटर्मिनेंट। बस ये फॉर्मूला आपके पास है, ये आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। अब देखिए कार्टेशियन फॉर्म में यदि एक लाइन की इक्वेशन दे दी जाए और फिर बोला जाए कि भैया अब इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, तो L1 L2 की इक्वेशन दे दी गई है, ठीक है, इक्वेशन दे दी गई है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे आप, x2 माइनस x1, पहले रो में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 आ जाएगा। सेकंड रो में a1 b1 c1 आएगा। थर्ड रो में a2 b2 c2 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट है ना, आप लोगों को दिख नहीं रहा हूँ, स्क्वायर रूट। अब यहाँ देखिए, यहाँ समझिए सर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को कैसे लिखे, कुछ नहीं, डिटरमिनेंट की मदद से लिखना सिखाऊंगा मैं आपको। देखो ये एरो याद होने चाहिए सर, ये क्या है, समझते हैं ना, समझते हैं। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट लिखना है, कैसे लिखोगे, पहले वाली कॉलम को अपने हाइड कर दो, ठीक है, कर दिया, पहले वाले कॉलम को हाइड कर दिया। देखो इसकी रो को, इसके कॉलम को डिलीट कर दो, सिंपल, ठीक है सर, इसको हमने कर दिया, क्या बचा, ये बच गया, ठीक है, ये बच गया ना। क्या करेंगे, ये एरो दिखा रहा है यहाँ से यहाँ, ये एरो कब बनेगा, जब ये होगा B1 इंटू C2, देखो B1 इंटू C2 माइनस B2 C1, जो बचेगा उसको लिख दो, ठीक है सर, ये होगा। सेकंड वाले में, सेकंड वाले कॉलम को डिलीट करो, इसी के रो को भी डिलीट कर दो, ठीक है। क्या बचा, A1 इंटू C1 C2, ये बचा ना, A1 इंटू C1 C2, ठीक है। इसमें क्या बोला है, नीचे से ऊपर की ओर एरो कब बनेगा, A1 इंटू C1 C2 में, जब ये वाला केस बने। A2 C1, तो देखो A2 C1, ठीक है, बचा हुआ क्या है A1 C2, तो माइनस A1 C2 लिख दिया। आया आपको समझ में, आसान है ना। लास्ट वाला आप बोलोगे सर लास्ट वाले में तो इसकी रो को, कॉलम को डिलीट करा, ये हमें मिल गया, यहाँ पर एरो ऐसा बन रहा है, तो ये बन गया एरो A1 B2 माइनस A2 B1 माइनस A2 B1, ये आपने लिख दिया।
तो बनाते आए आपको, आसान था ना भाई ये भी। अगर कार्टेशियन में दे दिया तो और आसान है, क्योंकि हम इस तरीके से लिख सकते, और यदि वेक्टर के फॉर्म में हो तो भाई वो भी आसान है। b1 b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, b1 क्रॉस b2 डॉट प्रोडक्ट आपको लेना है a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय ये जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था इसका आपको क्या लेना है, मैग्नीट्यूड ले लेना है। ठीक है, बस ये दोनों थे, तो ये दोनों हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन और थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट और देखने वाले हैं, बस आपका वेक्टर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए, इफ टू लाइन L1 एंड L2 आर पैरेलल, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है देन दे आर कोप्लेनर लेट दी लाइन गिवन बाय, अगर ये दोनों पैरेलल है तो कोप्लेनर भी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर a1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ क्या था, b1 था, यहाँ पर आ जाएगा b, a2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b, यहाँ पर b1 b2 होते थे ना वहाँ पर, अगर ये नॉन पैरेलल है, नॉन इंटरसेक्टिंग है, नॉन कोलिनियर है, तो अब यहाँ पर तो बोल रहा हूँ पैरेलल है भैया, तो ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ये दोनों सेम हो गए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, b क्रॉस a2 माइनस a1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक क्वेश्चन आ गया है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट कॉन्सेप्ट जितना तो हमने कर लिया है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझिए, इसका थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2 वोज वेक्टर इक्वेशन आर, आपको दे दी गई है। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन। अब मुझे बताओ कि ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या, नहीं सर, अगर पैरेलल होती तो ये जो R है इसको हम लिख सकते हैं a1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b1, और ये R है इसको हम लिख सकते हैं a2 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b2। अगर ये पैरेलल होती तो b1 b2 सेम वेक्टर होते। क्या b1 b2 सेम वेक्टर है, नहीं सर, सेम वेक्टर तो नहीं दिख रहे, कहीं नहीं दिख रहे, सेम वेक्टर तो नहीं है। ठीक है, सेम वेक्टर नहीं है तो ये पैरेलल वाला केस तो नहीं बन रहा है। अब पैरेलल वाला केस नहीं बन रहा है और ये आपके पास आ गया, तो आप क्या बोलोगे, सर इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को यदि हम कैपिटल D से लिख दे तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ, मॉड ऑफ, ये मॉड है ना, ये मॉड है, मॉड ऑफ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, b2 क्रॉस b1, एक मिनट, हाँ b1 क्रॉस b2 है, यहाँ पर मैंने b2 क्रॉस b1 लिख दिया है। देखो क्रॉस प्रोडक्ट में ना ऑर्डर या फिर जब उसको कह सकते हो पेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा चीज़ों को ध्यान रखना होगा। और इसका आपको क्या करना है, सर इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ये फॉर्मूला बन गया। सबसे पहले क्या नीड है आपको, सर a2 माइनस a1 तो हम निकाल देंगे, क्योंकि a1 की वैल्यू पता है, a2 की वैल्यू मतलब वेक्टर फॉर्म में पता है, ये तो हम निकाल देंगे। और पेज यहाँ फंस रहा है b1 क्रॉस b2, क्योंकि b1 क्रॉस b2 के बाद ही हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। तो b1 क्रॉस b2 क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के अपने मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। b1 की वैल्यू क्या पहले तो ये बताओ सर, b1 की वैल्यू यदि हम कंपेयर करें तो b1 यहाँ है, b1 है 2i माइनस जे प्लस के, और b2 क्या है 3i, ये रहा b2 3i माइनस 5j प्लस 2k। ठीक है, ये आ गया। तो क्या फाइंड करना है, b1 क्रॉस b2, सर हमें b1 क्रॉस b2 फाइंड करना है, तो b1 क्रॉस b2 क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखाया था ना, हाँ सर। पहले रो में क्या आएगा i j k, सेकेंड रो में सर b1 के जो कोफिशिएंट है 2 माइनस 1 1, और b2 का कोफिशिएंट थर्ड रो में 3 माइनस 5 2। एक बार चेक कर लो कोफिशिएंट सही से लिखे कि नहीं लिखे, वरना डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर ले रहे हैं और आंसर कुछ और आ रहा है हमारा। तो 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 2, क्रॉस चेक करते रहा करो, मैथमेटिक है भाई, यहाँ पर प्लस माइनस की बहुत ज़्यादा गलती होने की संभावना यहाँ पर बनी रहती है। क्या करेंगे सर, डिटर्मिनेंट ओपन करना है, सो एक काम करते हैं, फर्स्ट रो करस्पोंडिंग डिटर्मिनेंट ओपन कर दूं क्या मैं, हाँ सर कर दीजिए। तो यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, सो आई के साथ प्लस साइन है तो यहाँ पर आ गया आई वाली रो को कॉलम को डिलीट करो, इसे सब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में यहाँ पर लिख दो, तो आप बोलोगे ये आ जाएगा माइनस 1 1 माइनस 5 2। जे के साथ क्या है माइनस, तो माइनस जे, जे वाली रो को कॉलम को डिलीट करो, इसे सब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में यहाँ पर लिख दो, तो हो जाएगा 2 3 1 2। के साथ क्या है प्लस साइन, तो प्लस के वाली रो को कॉलम को डिलीट करा, इसे यहाँ पर लिख दो सब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में।
2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करते आता है ना, बस लगाओ यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू -1 सर ये -2 हो जाएगा, -5 इंटू 1 -5 हो जाएगा, -j। 2 इंटू 2 4, -3 इंटू 1 3 प्लस k, 2 इंटू -5 -10 माइनस 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा। 2 इंटू -1 -2 माइनस ऑफ -5, 2 2 जा 4 -3, 2 इंटू -5 -10 हो जाएगा, माइनस ऑफ -3, ये आ गया। आए -2 जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस, +5 -j, 4 -3 1 हो जाएगा, प्लस k, -10 यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, +3, यहाँ पर क्या मिलेगा 3, ठीक है 3 मिल गया। यहाँ पर -j और यहाँ पर -7k, ये मिल गया। b1 क्रॉस b2 आपको मिल गया, ठीक है सर, b1 क्रॉस b2 भी हमें मिल गया। अब क्या करना था भैया, हमें इसका क्या करना था, मैग्नीट्यूड फाइंड करना था। तो इसका मैग्नीट्यूड यदि मैं यही निकाल दूँ, है ना, मैग्नीट्यूड यहाँ पर हमारे पास स्पेस है तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। b1 क्रॉस b2 का यदि मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या होगा, स्क्वायर रूट i का फैक्टर क्या है, कोफैक्टर 3 पावर 2 प्लस j का कोफैक्टर -1 पावर 2 प्लस k का कोफैक्टर सॉरी कोफिशिएंट कोफैक्टर क्या बोल रहा हूँ, कोफिशिएंट है सारे के सारे, तो -7 पावर 2 3 पावर 2 ये हो जाएगा 9 प्लस 1 पावर 2 1 -7 पावर 2 49। क्या मिला आपको सर, ये हो जाएगा 9 प्लस 1 10 और 49 कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 59। स्क्वायर रूट 59 आपको मिल गया, ठीक है। तो ये जितनी वैल्यू आपको मिली है अभी तो नहीं पुट कर सकते हम, क्योंकि 2 ही वैल्यू मिली है। अभी a2 माइनस a1 भी हमें फाइंड करना है, तो a2 माइनस a1 तो भी हमें डायरेक्ट यहीं कहीं लिख सकता हूँ ना, a2 माइनस a1। a2 वेक्टर पता है, हाँ सर ये रहा a2 वेक्टर, लिख दीजिए 2i प्लस j माइनस के, माइनस a1 वेक्टर पता है, हाँ सर वही पता है, ये रहा i प्लस j। सो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, यहाँ पर फर्स्ट वाले वेक्टर को एज इट इज लिखे रहने दीजिए, सेकंड में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ईच टर्म्स माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -i माइनस j। कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ सर ये j तो भैया कैंसिल हो गए। a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 2i माइनस i के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और j तो चले गया यहाँ पर माइनस के, ये a2 माइनस a1 हमें मिल गया। तो भैया a2 माइनस a1 मिल गया है, b1 क्रॉस b2 मिल गया है, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड मिल गया। क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, कर दीजिए। d इज इक्वल टू मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। सो b1 क्रॉस b2 आपके पास कहाँ है सर, ये रहा 3i माइनस j माइनस 7k। ठीक है, 3i माइनस j माइनस 7k। फिर a2 माइनस a1 की वैल्यू क्या है, i माइनस k, तो यहाँ पर आ जाएगा i माइनस k डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना था। तो सर ये आया स्क्वायर रूट 59, स्क्वायर रूट 59। सो d इज इक्वल टू, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो, हाँ सर निकाल सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i को i के साथ मल्टीप्लाई करते, 3i इंटू i 3 माइनस j, और यहाँ पर j वाला टर्म्स है नहीं है, जीरो है, 0 टाइम्स ऑफ j, तो 0 टाइम्स ऑफ j और j से मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा, -7k माइनस के, सर ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 7 स्क्वायर रूट 59। सो d इज इक्वल टू हो जाएगा 10 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 59। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि हमने शायद b1 b2 की वैल्यू जो है क्रॉस में निकाली वो सही निकाली कि नहीं निकाली, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 माइनस 1 1, क्योंकि वहाँ पर बन रहा है स्क्वायर रूट 59, अगर 49 बनता तो 7 आया था, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर यदि हम करें तो -1 1, ठीक है, -5 j करें तो 2 1 3 2 k करेंगे तो 2 माइनस 1 3, ये भी सही है, -2 माइनस माइनस -2 प्लस 5, ठीक है सही है। तो यहाँ पर आ गया 3,
और यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3, 1 मिनट, हाँ सही है, 4 माइनस 3 यहाँ पर मिल जाएगा 1 और माइनस जे, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम देखें तो -10 + 3, -10 + 3 हो जाएगा 7, -10 + 3 कितना हो जाएगा -7, ठीक है, ये भी सही है। 3 पावर 9 और 1 पावर 2 मतलब 1 हो जाएगा, 9 + 1 10, हाँ सही, सारी चीज़ें सही है। तो भाई यही आपका फाइनल सॉल्यूशन है। कहाँ लिखा है, ये रहा, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। तो 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जितना मैंने पढ़ा है आज के लेक्चर में सब कुछ समझ में आया होगा। उसके बाद भी यदि कोई डाउट रहता है किसी स्टेप में, किसी कॉन्सेप्ट में या फिर किसी क्वेश्चन में, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हमारी टीम रिप्लाई करेगी, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।